Hello everyone. Now today onwards we are going to start with the main concept of this chapter, the process of protein synthesis. तो प्रोटीन सिंथेसिस क्या रहता, कैसे रहता, उसमें क्या होता, वो पार्ट तो अपने को मेनली स्टडी करने का ही है, लेकिन एक ऐसा हिस्सा जो आपको एक जगह पे नहीं मिलेगा, बिखरा हुआ है पूरे चैप्टर में जगह जगह पर। मैंने पूरा कलेक्टिवली आज आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया है। हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब धीरे धीरे कैसे चेंजेस आए, कैसे कैसे डिस्कवरीज हुई इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपके सामने मैंने पूरे 8-9 कुछ पॉइंट्स है एंड दिस पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छे से नोट करके रखो। मैं जो बोल रहा है एटलीस्ट अभी सिर्फ लिख के रख लो, क्योंकि टाइम के साथ में तुमको वो चीजें समझ में आएंगी जब मैं एक्सप्लेन भी करूंगा, प्लस आने वाले टाइम में जब वो लेक्चर्स में तुमको डील करूंगा मैं, तब तुम्हारे ध्यान में आएंगे कि सर क्या बोल रहे थे वो पॉइंट्स के अंदर। ओके, लेकिन एक जगह पे लिख के रख लो, मैच द फॉलोइंग एमसीक्यू, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लगे तो यहाँ पे नीट 2021 लिख के रख लो, तुम्हारे को याद रहेगा कि इसमें से एक आधा क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, सीईटी में तो बिल्कुल लिख के रख लो, आंख बंद करके एक आधा क्वेश्चन दिखेगा बोले तो दिखेंगे। इतने 8 इवेंट्स में से एक इवेंट तो तुमको बिल्कुल कोई ना कोई पूछेंगे, या तो साइंटिस्ट का नाम पूछेंगे या फिर उसने करा काम पूछेंगे। तो इसके लिए सब अच्छे से सुन के लो मैं क्या बोल रहा, किस बंदे ने क्या करा, एक स्टोरी फॉर्मेट में मैं आपको बता रहा, और मैंने पूरे ऊपर नीचे थोड़ा अरेंज करा, रीअरेंज करा उनको, और तुम्हारे सामने यहाँ पे रखने जा। अपन स्टार्ट करने जा रहे प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आपको एक जनरल व्यू, आपको मैंने अब तक बोलते बोलते आगे आएगा ध्यान में कि डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन रहती, डीएनए से बनता आरएनए और आरएनए से बनता प्रोटीन, डीएनए उससे बनता आरएनए और आरएनए से बनता प्रोटीन। सो इस तरीके से फिर तुम्हारा डीएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होता है इनडायरेक्टली, और आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। वो मैसेज लेके जाएगा तुम्हारा एमआरएनए, टीआरएनए विल कलेक्ट दी अमीनो एसिड्स एंड आरआरएनए विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स। वो सब अपन ने टाइप्स ऑफ आरएनए में देखे। ओके, टाइम के साथ डिस्कवरीज हुई, इस बारे में ज्यादा पता चला कि कैसे डीएनए से प्रोटीन बनते। तो उसके लिए फिर डीएनए पे जीन्स रिस्पॉन्सिबल रहते, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डीएनए, दैट जीन विल प्रोड्यूस प्रोटीन। तो ये सब बातें शुरू हुई थी 1941 के आसपास। प्रोटीन सिंथेसिस की सोच यहां से शुरू हुई। दो बंदे थे, बीडल एंड टैटम, रट्टा मार लो दिमाग में, बीडल एंड टैटम। इन दोनों ने एक फंगस यूज करे थे, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, CRASSA, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, CRASSA। इकडे वाजला मेसेज 1941 में बीडल एंड टैटम, बीडल एंड टैटम नाम दिमाग में बिठा लो, फिट कर लो। सबसे पहले शुरुआत करने वाले बंदे यही थे। इन दोनों ने न्यूरोस्पोरा क्रैसा बोलकर एक फंगस यूज करे थे, न्यूरोस्पोरा क्रैसा, ये फंगस है, ठीक है। इट इज कॉल्ड इट इज मोस्ट प्रेफर्ड जेनेटिक स्टडी मटेरियल इन द प्लांट किंगडम, दैट इज फंगस। ओके, और ये अपने, मैंने आपको ड्रोसोफिला के टाइम पे बात किया था इसके बारे में। सो ड्रोसोफिला इज द सिंड्रेला ऑफ एनिमल किंगडम, और ये सिंड्रेला ऑफ प्लांट किंगडम बोल सकते हैं, क्योंकि इट इज मोस्ट प्रेफर्ड जेनेटिकल स्टडी मटेरियल। जेनेटिक्स की स्टडी के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, न्यूरोस्पोरा फंगस का। आपको होमवर्क फिर से दे रहा, इसका क्लास ढूंढ के निकालो, कौन से ग्रुप को बिलोंग करने वाला फंगस है, वेदर इट इज फाइकोमाइसेट और एस्कोमाइसेट और बेजिडियोमाइसेट और योर ड्यूटेरोमाइसेट। तो बहुत से लोगों ने आंसर भी भेजे थे, फिर से एक बार दे रहा, ढूंढ के निकालो कौन से ग्रुप का फंगस। तो बीडल और टैटम ने ये फंगस को यूज करे। इसके ऊपर से उन्होंने 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस सजेस्ट करे। 1 जीन 1 एंजाइम, एक जीन से एक एंजाइम बनेगा। 1 जीन मतलब डीएनए के ऊपर जो जीन है उससे एक एंजाइम तैयार होगा, एंड दैट एंजाइम विल डायरेक्ट सम प्रोसेस, it will catalyze certain process in that fungus, and that fungus will then give its expression। वो कुछ तो भी कलर आएगा, उसको रेगुलर एक्टिविटी करेंगी। सो इस तरीके से सबसे पहले इन्होंने दिए थे 1 जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 एंजाइम, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय बीडल एंड टैटम बेस्ड ऑन द स्टडीज ऑन न्यूरोस्पोरा क्रैसा फंगस। ओके, बट दिस वाज नॉट करेक्ट, क्योंकि जरूरी नहीं कि एक जीन से एक एंजाइम बनेगा। कभी कभी ऐसा होता कि एक जीन से जो कोई भी प्रोटीन तैयार होने वाला है, सारे प्रोटीन्स तो एंजाइम नहीं रहते। ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स, बट ऑल एंजाइम्स आर ऑलमोस्ट प्रोटीन्स, राइट। तो जो प्रोटीन बनने वाला है, जरूरी नहीं कि वो प्रोटीन एंजाइम बोल के काम करेगा। वो प्रोटीन नॉर्मल दूसरा कोलेजन फाइबर बन जा सकता, वो अपना रोज का अपना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बन जाएगा। कुछ प्रोटीन दूसरे कामों में काम आ जाएंगे, हार्मोन बोल के काम कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि सारे प्रोटीन एंजाइम बोल सकते। मतलब ऐसा होगा कि 1 जीन से 1 प्रोटीन तैयार होगा, one gene will produce one protein, that is one polypeptide,
but it is not necessary that this polypeptide will always act as an enzyme. It is not necessary that this polypeptide, this protein will always become an enzyme. तो इसके लिए ये हाइपोथेसिस को थोड़ा मॉडिफाई करें. कौन सा हाइपोथेसिस था? वन जीन से वन एंजाइम बनता है. इसको मॉडिफाई क्या करें? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस. पहले बोलते थे वन जीन वन एंजाइम, लेकिन बाद में पता जरूरी नहीं कि वो एंजाइम ही बनेगा प्रोटीन. One gene will become one polypeptide. It will produce one polypeptide that may become enzyme, that may become hormone, that may act as in different ways. वो अलग अलग काम कर सकते. So this hypothesis was a modified form of upper one, and it was given by Vernon Ingram. Vernon Ingram, who proposed one gene one enzyme, Beadle and Tatum. Who proposed one gene one polypeptide? Vernon Ingram. Vernon Ingram. समझ में आया? दूसरा इन 1957. देन उसके बाद 1954, थोड़ा ऊपर नीचे किए तो भी चलेगा, लेकिन वो दोनों रिलेवेंट है, इसके लिए आजू बाजू रखा मैंने जल्दी समझने के लिए. अगला था जॉर्ज गैमोव बोल के. ये वो बंदा था जिसने सबसे पहले कोडॉन की बात करा. मैंने तुमको कल कोडॉन बताया था mRNA के ऊपर. कोडॉन इज द ट्रिपलेट और ग्रुप ऑफ 3 सक्सेसिव अनपेयर्ड नाइट्रोजन बेसेस प्रेजेंट ऑन द स्ट्रैंड ऑफ mRNA. Codon is the group of 3 successive unpaired nitrogen bases present on the strand of mRNA. ये 4-5 बातें थी उसके अंदर, right? So that codon is always a triplet. वो हमेशा 3 का ही ग्रुप रहता. तुम 2 का भी ग्रुप बना सकते थे. AUG लिए थे अपन ने पहला कोडॉन AUG, तो तुम 2 का भी बना सकते AU UG, उसके बाद का फिर CA CC, 2 का भी ग्रुप बना सकते, मतलब डबलेट भी हो सकता था वो. लेकिन कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट. Codon is always a triplet of nitrogen bases that can specify all 20 amino acids. ये प्रूफ दिया था जॉर्ज गैमोव. ये प्रूफ दिया था जॉर्ज गैमोव. Why it is a triplet? Why it is not doublet? Why it is not tetraplet? Quadruplet? 4 क्यों नहीं रहते? A U G C 4 का ग्रुप क्यों नहीं रहता? So triplet क्यों रहता? ये बोलने वाला बंदा था गैमोव. और इसका एक्सप्लेनेशन मैं तुमको जेनेटिक कोड में दूंगा. Why this was given? ट्रिपलेट क्यों रहता है, इसका एक्सप्लेनेशन जेनेटिक कोड वाले बिट में. अभी नहीं, अभी अपन पहले पूरे साइंटिस्ट देख लें. सो इट इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट. दिस वाज गिवन बाय जॉर्ज गैमोव. सीईटी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है. तो हु सजेस्टेड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रिपलेट कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट ऑफ नाइट्रोजन बेसेस? जॉर्ज गैमोव. जॉर्ज गैमोव. ओके, बट इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि यस इट इज अ ट्रिपलेट. कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट. इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड. इट्स एक्सपेरिमेंटल प्रूफ वाज गिवन बाय क्रिक. It was given by Crick in 1961. ये जो अपने वैटसन क्रिक में का क्रिक. ओके, क्रिक बहुत नमूना था, उसने बहुत डिस्कवरीज करा ले. लास्ट में तुमको पूरे एक साथ डिस्कवर 4-5 उसकी जो चीजें पूरे एक साथ. डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी दिया उसने, ठीक है. और दूसरा ये कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट, ये भी इसने ही बोला, ठीक है. देन इट ही आल्सो सजेस्टेड दैट दिस कोडॉन इज ऑलवेज अ ट्रिपलेट बाय मींस ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. कैसा बताया उसने? ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. ये दोनों चीजें मैं तुमको कोडॉन जेनेटिक कोड में बताऊंगा. ओके, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या रहता है? म्यूटेशन मतलब चेंज, फ्रेम बदल जाती है रीडिंग की. मैंने आपको थोड़ा सा प्रिंसिपल चैप्टर में बताया था इसके बारे में. एक भी अगर न्यूक्लियोटाइड निकल गया तो पूरे रीडिंग की फ्रेम बदल जाती, तो उसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन, राइट. तो वो क्रिक ने बताया था कि यस इस कोडॉन इज ट्रिपलेट बोलने वाला जॉर्ज गैमोव, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने वाला क्रिक. वन जीन वन एंजाइम वाला बीडल टैटम, उसको चेंज करने वाला वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड वाला वर्नन इनग्रैम. कैसा पेयर से याद रखने की ध्यान में आ रहे. 4 साइंटिस्ट लर्न हो गए. नेक्स्ट इसके बाद 1964 में आते थोड़े यानोस्की और साराभाई. अपने इंडियन है और एक जापानीज है. यानोस्की रशियन है. यानोस्की एंड यानोफ्स्की या यूनोफ्स्की ऐसा बोलते हैं उसको. यूनोफ्स्की एंड साराभाई, ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या ढूंढ के निकाले कि अपने बॉडी में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा, प्रोटीन बन रहे, सो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो तुम्हारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में स्टोर है. The information for protein synthesis is stored in the nucleotides of DNA. DNA में तुम्हारी इन्फॉर्मेशन, मतलब डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनता, तो ये जो प्रोटीन बनने की इन्फॉर्मेशन है वो काय में स्टोर है? डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में. डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स किसने बताया? साराभाई. ओके, एंड यानोस्की 1964. फिर आए तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट 3-4 लोग जिनकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस और ज्यादा क्लियर हो गई और उसके अंदर लगने वाली बातें और ज्यादा लोगों को समझ में. और यहां से शुरुआत हुई नोबेल बांटने की. नोबेल बांटने की, लिटरली मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, नोबेल बांटने का है.
आज के पीरियड में अगर सबसे ज्यादा तुमको नोबेल मिलने के चांसेस है फिजियोलॉजी के फील्ड में, तो बायोटेक्नोलॉजी, प्रोटीन सिंथेसिस, ये वाला फील्ड सबसे वास्ट फील्ड है। तुमने छोटी मोटी भी डिस्कवरी कर ली कुछ तो भी जो अपने आप में बहुत बड़ी रहती, तो तुमको नोबेल लगे हाथ मिल जाएगा। किसको अगर नोबेल चाहिए आने वाले टाइम में रिसर्च में आके, प्रोटीन सिंथेसिस वाले पार्ट में तुमको नोबेल मिलेगा। एक इधर की दीवार पे लटकाओ, एक उधर की दीवार पे लटकाओ, और बहुत हो गए तो तुम्हारे पास बहुत रूम है, वहां पे कहाँ लटकाने में। नोबेल बांटने की शुरुआत हुई प्रोटीन सिंथेसिस से, केमिस्ट्री के नोबेल, फिजियोलॉजी के नोबेल, और उसमें अपना इंडियन भी था डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इंडियन ओरिजिन, यूएस में जाके सेटल हो गया। अपने पंजाब में इनका बर्थ हुआ था, पंजाब से जब कौन सा पंजाब जो अभी पाकिस्तान में चलेगा, वो पंजाब से वो शिफ्ट हुए, फिर उधर अमेरिका चले गए, यूएस, कनाडा में चले गए, फिर उधर से यूएस में आए, फिर 1966 में यूएस की उनको सिटीजनशिप मिल गई। ओके, 60s के आसपास उनको यूएस की सिटीजनशिप मिली, और उन्होंने 61 से लेके 65 70s तक उन्होंने बहुत डिस्कवरीज करते गए। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था, उन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाई ऑफ मेकिंग आर्टिफिशियली मेकिंग एमआरएनए विथ रिपीटेड डीएनए विथ रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ नॉन न्यूक्लियोटाइड्स। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनाने के, आर्टिफिशियली बनाने का, उनको जो सीक्वेंस चाहिए एमआरएनए के ऊपर। अपन ने एमआरएनए देखे थे कैसा रहता है एमआरएनए के ऊपर 5 बार का रहता AUG, फिर रहता CAC, कुछ भी ऐसे रहने दो, राइट। तो ये तुम्हारा एमआरएनए था, और लास्ट में रहता UAA, UAG, UGA, स्टार्ट कोडॉन स्टॉप कोडॉन रहता। ये नॉर्मल अपनी बॉडी में ऐसे कैसे भी एमआरएनए बनते, लेकिन इन्होंने स्पेशल एमआरएनए बनाने की टेक्निक डिस्कवर करे, आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग नॉन एमआरएनए विथ रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ नॉन न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे कि उन्होंने एक एमआरएनए कौन सा बनाए थे, ये सारा डिस्कशन आपको स्टेट बोर्ड में मिल जाएगा, आपको फोटो आएंगी, वो फोटो देखते जाने का उन्होंने कौन सा बनाया। उन्होंने एक ऐसा एमआरएनए बनाया जिसके ऊपर UUU कुत्ते को नहीं बुला रहा, ऐसा एमआरएनए बनाया जिसके ऊपर इधर यूरासिल ऐसा आर्टिफिशियली तैयार करके दिया, मतलब उसके अंदर सिर्फ यूरासिल रिपीटेड है। फिर उसको उन्होंने कन्वर्ट हो दिया प्रोटीन में, उसके ऊपर से कौन सा प्रोटीन बनता है वो देखे उन्होंने, और प्रोटीन मिला, फिर प्रोटीन का ब्रेकडाउन करे, तो उनको ब्रेकडाउन करने के बाद उनको कौन से अमीनो एसिड्स मिले, उनको मिले फिनिलएलेनाइन। उनको कौन से अमीनो एसिड्स मिले, फिनिलएलेनाइन। पहले उन्होंने एमआरएनए बनाए हैविंग रिपीटेड सीक्वेंसेस ऑफ UUU रिपीटेड करते गए, और उससे बनने वाला जो प्रोटीन था उसके अंदर कौन से रिपीटेड यूनिट्स मिले, फिनिलएलेनाइन। इस पे से उन्होंने दिमाग लगाया, UUU विल ऑलवेज अट्रैक्ट फिनिलएलेनाइन। UUU को देख के कौन सा अमीनो एसिड आता, फिनिलएलेनाइन। ठीक है, ये हो गया होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको बोलते हैं, रिपीटेड यूनिट सेम है, UUU, ये होमोपॉलीमर। ऐसा ही दूसरा बनाया उन्होंने एक CUC और दूसरा था UCU, दो यूनिट्स यूज करें। ये हो गया कोपॉलीमर। पहले वाला क्या था, UUU वाला होमोपॉलीमर, क्योंकि उसमें सेम टू सेम यूनिट्स रिपीट हो रहे थे, मोनोमर्स रिपीट हो रहे थे। और दूसरा वाला क्या बना है, CUC। फिर जब उसके टुकड़े करे उन्होंने, तो उनको अमीनो एसिड्स मिले वापस से, उससे जो प्रोटीन बना उसके टुकड़े करने, उससे जो प्रोटीन बना उसके टुकड़े। तो प्रोटीन्स में उनको फिर ल्यूसाइन और सेरिन के पीसेस उनको मिले। फिर उन्होंने दिमाग लगाया, CUC को देख के ल्यूसाइन आ सकता, और UCU को देख के सेरिन अमीनो एसिड आता। tRNA उठा के लाएंगे ना ये अमीनो एसिड, सो tRNA विल ब्रिंग सेरिन फॉर UCU, और ल्यूसाइन के लिए CUC के लिए ल्यूस। मतलब उन्होंने क्या करे, होमोपॉलीमर्स, हेटेरोपॉलीमर्स या कोपॉलीमर्स, कोपॉलीमर्स ऐसे mRNA बनाए विथ रिपीटेड नॉन DNA सीक्वेंसेस, नॉन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, एंड फ्रॉम दैट दे ट्राइड टू आइडेंटिफाई द अमीनो एसिड। ओके, तो ये जो टेक्निक डिस्कवर करते, डिवाइस करे थे इन्होंने, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट उनकी डिस्कवरी मानी जाती। इसी की मदद से आगे जाके उनको एक नोबेल मिलने वाला है। इस पे नोबेल नहीं मिला, इन्होंने एक ऐसी टेक्निक बनाए थे, आर्टिफिशियली सिंथेसाइजिंग mRNA
with repeated sequences of known nucleotides such as homopolymer sequence of UUU or copolymer sequence of CUC UCU CUC दोनों सीक्वेंसेस याद रखो। उसमें फिर सीटी में या एमसीक्यू पूछते UUU will attract which amino acid phenylalanine, CUC will attract leucine and UCU will attract serine according to the discoveries of हरगोविंद खुराना। उन्होंने 3 ढूंढ के निकाले। ओके, पहले एमआरएनए बनाई है ऐसी पट्टी और उसपे से अमीनो एसिड कौन से आ सकते हैं वो ढूंढ के निकाले। ओके, इनकी चीज को आगे बढ़ाए। ऐसा ये जो आर्टिफिशियल एमआरएनए बनाने वाला है, दिस इज 5 बार एंड दिस इज 3 बार एंड आर्टिफिशियल एमआरएनए। अब समझ में आ रहा है कि वो एमआरएनए का स्ट्रक्चर क्यों बताया था मैंने तुमको। भले सिलेबस में दिया नहीं, कहीं पे एक्सप्लेन करा नहीं है, लेकिन एमआरएनए का स्ट्रक्चर मालूम रहता थी, ये पॉइंट समझ में आता था तुम्हारे को। ठीक है, सो ये एमआरएनए जो है कैसा बना है, नेचुरल के आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए। ठीक है, इसको यूज करके, ये एमआरएनए को यूज करके मार्शल निरेनबर्ग एंड जॉन हेनरिच मैथेई MATTHAEI जॉन हेनरिच मैथेई, ये दोनों ने क्या करे, ये जो आर्टिफिशियल एमआरएनए था ये वाला, इसको यूज करके प्रोटीन बनाए, उसके जैसे इनने भी प्रोटीन बनाया था और उससे फिर, लेकिन ये इसने क्या किया था, ये जो एमआरएनए था इसको सेल में डाला था। हरगोविंद खुराना ने क्या किए थे, ये जो एमआरएनए बनाए थे आर्टिफिशियली और उसको सेल में डाले, सेल ने उसपे से प्रोटीन बना के दी, बैक्टीरिया ने उसपे से प्रोटीन बना के दी। ठीक है, लेकिन इन दोनों ने क्या करे, दिस आर्टिफिशियल एमआरएनए वाज यूज्ड एंड इट वाज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्रोटीन विदाउट सेल, आर्टिफिशियल, बिना सेल के, सेल फ्री सिस्टम इन्होंने यूज कर। इन्हें लिविंग सिस्टम यूज किया था, इन्होंने सेल फ्री सिस्टम ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन यूज करे बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल एमआरएनए, बाय यूजिंग दिस एमआरएनए सिंथेसिस आर्टिफिशियल। मतलब देखो, इनके काम कुछ पकड़ के आगे बढ़ रहे हम लोग। अब मैथेई वगैरह इनके कांटेक्ट में आए, इनसे मिले, इनको पूछे कि आपने जो एमआरएनए बनाए थे हम उसको यूज कर सकते हैं क्या। फिर इन्होंने बोले ठीक है तुम करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। इनकी आपस में फिर साइंटिस्ट लोगों ने फिर मिलकर डिस्कवर करे और इनकी डिस्कवरीज की वजह से हरगोविंद खुराना, मार्शल निरेनबर्ग और फिर उसके बाद ये जो तीसरा आया सेवेरो ओकोआ, इनके तीनों को फिर एक नोबेल मिला। इन तीनों ने 1968 का नोबेल शेयर करे, इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला था क्योंकि उन्होंने जो डिस्कवरी करे थे, सेल के अंदर तो एमआरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, बराबर है, लेकिन सेल के बाहर आर्टिफिशियली एमआरएनए बनाना, इसका एक काम इंपॉर्टेंट है। फिर वो एमआरएनए से बाहर ही प्रोटीन बनाना, आर्टिफिशियली प्रोटीन बनाना, ये भी इंपॉर्टेंट काम था, बराबर है। और फिर वो बाहर काम कर रहा, लेकिन वो बाहर डीएनए की मदद से काम कर रहा था। बाहर जो काम चल रहा था, डीएनए निकालते थे अपना, वो डीएनए की मदद से प्रोटीन बनाते थे बाहर। लेकिन एक बंदा आया सेवेरो ओकोआ, इसने मैथेई के साथ में मिल गया, मार्शल निरेनबर्ग के साथ में मिल गया, इसके और भी दोस्त लोग थे। इन्होंने 2 चीजें करे, इसने एक ऐसा एंजाइम बनाया polynucleotide phosphorylase, that enzyme was able to synthesize RNA without DNA. It was able to synthesize RNA without DNA, बिना DNA के। मैंने अभी क्या बोला, रूल क्या है, DNA से बनता RNA से बनता प्रोटीन, DNA से RNA से प्रोटीन। मतलब तुमको प्रोटीन बनाने के लिए RNA लगेगा और RNA बनाने के लिए DNA लगेगा, बराबर है। तो इसने क्या किया था, हरगोविंद खुराना, डीएनए से एमआरएनए बनाने की टेक्निक थी, तो इसने आर्टिफिशियली बाहर निकाला, डीएनए से एमआरएनए बाहर बनाया, सेल के बाहर, और वो आरएनए को वापस सेल में डाल दिया। इन्होंने क्या करे, डीएनए बाहर निकाले, उसपे से एमआरएनए बनाए और वो एमआरएनए से बाहर ही प्रोटीन बनाए, सेल फ्री सिस्टम, बाहर ही प्रोटीन बनाए। लेकिन अब इन्होंने क्या करे, ये सेवेरो ओकोआ ने ऐसा एंजाइम बनाया, डीएनए की जरूरत ही नहीं पड़ना, बिना डीएनए के, डीएनए इंडिपेंडेंट मैनर, विदाउट डीएनए इंडिपेंडेंट मैनर में क्या बनाने का, आरएनए बनाने का। डीएनए का तुम्हारे पास स्ट्रैंड भी नहीं है तो भी तुम आरएनए कैसा बना सकते, ऐसा एक एंजाइम तैयार करा उसने और उसपे से उसने एंजाइमेटिक सिंथेसिस ऑफ आरएनए करा। Enzymatic synthesis of RNA is possible with the help of Severo-Ochoa enzyme, and that enzyme is your polynucleotide phosphorylase.
इसने ऐसा एंजाइम बनाया जिसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ व्हाट यू कैन सिंथेसाइज mRNA आर्टिफिशियली विदाउट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, विदाउट द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। क्योंकि अभी तुमको जब ट्रांसक्रिप्शन आएगा तो मैं तुमको बताऊंगा कैसे डीएनए पे से आरएनए बनता, ये तो नेचुरल प्रोसेस रहेगी, लेकिन बिना डीएनए के भी आरएनए बना सकते बाय मींस ऑफ यूजिंग व्हिच एंजाइम, सेवेरो-ओकोवा एंजाइम। इट सिंथेसाइजेस आरएनए इन डीएनए इंडिपेंडेंट मैनर, इन डीएनए इंडिपेंडेंट मैनर, व्हिच इज दैट एंजाइम, सेवेरो-ओकोवा एंजाइम, नेम्ड बाय द फ्रॉम द नेम ऑफ इट्स डिस्कवरर। ओके, तो ये 7-8 लोगों ने ऐसे खतरनाक सोच करे। पहले शुरुआत हुई 1 जीन एंजाइम से, डीएनए के ऊपर आए, डीएनए से फिर कोडॉन नाम की कंसेप्ट पे आए, कोडॉन स्पेस से फिर एमआरएनए बनाने लग गए, एमआरएनए पे से प्रोटीन बनाए, फिर प्रोटीन पे से ऐसे एमआरएनए ऐसे एंजाइम बनाए जो बाहर का बाहर ही प्रोटीन सिंथेसाइज करके दे सके। और ये डिस्कवरीज के बाद से बायोटेक के फील्ड में आर्टिफिशियल प्रोटीन सिंथेसिस, आर्टिफिशियल इंजेक्शंस वगैरह, एंटीबायोटिक्स बनाना, ये कामों को बहुत ज्यादा स्कोप मिल गया। और इसके लिए फिर ये तीनों को 1968 में हरगोविंद खुराना, मार्शल नीरनबर्ग एंड सेवेरो-ओकोवा, इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया 1968 में। दे वर अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज, ओके, इन केमिस्ट्री, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री से रिलेटेड है, भले केमिस्ट्री लेकिन बायोलॉजी से, उसमें आपको मालूम प्रोटीन सिंथेसिस बायोलॉजी का हिस्सा है, सो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज इनको दिया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर theoretical historical events and the historical discoveries in the field of your protein synthesis. Will actually start with the process of protein synthesis. उसके लिए लगने वाले कुछ initial parameters अपन देखेंगे, जैसे कि तुम्हारे genetic code, transcription etc. in our next lecture.